और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब इस विषय को प्रतिपादित किया गया, जब वीर सावरकर ने कहा हिंदुत्व, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, हिंदुत्व तो ये तो 100 साल पुरानी बात है, तो आरएसएस का क्रिएशन है, इसका तो कोई पुराना इतिहास नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने एक जगह चर्चा के दौरान इस बात पे कहा, मैंने कहा जिनको हिंदुत्व सिर्फ 100 साल पुराना नजर आता है, हम पूछना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का क्या नाम था? हिंदवी स्वराज। और उसके बाद पेशवाई एम्पायर में उस पूरे एम्पायर का क्या नाम था? हिंदू पद पादशाही। और जिनको लगता है कि हिंदुत्व शब्द अभी कुछ 100 साल पुराना है, तो शिवाजी के साम्राज्य के लिए उनके राजकवि भूषण ने क्या लिखा था? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो। अब हिंदुवानी क्या है? हिंदुत्व नहीं तो और क्या है? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृत पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। तो जिनको ये नहीं समझ में आता, उनको क्या समझ में आएगा कि इसलिए अब देखिए, इसमें प्रसार माध्यमों ने बड़ी भूमिका अदा की। हाँ, हिंदुत्व शब्द का तो कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो किसी प्रकार का कोई पीछे का संबंध नहीं है। अब अगर हम ये बात कहें तो इसमें अब भारत के भविष्य के विकास में इसका क्या संबंध होता है, तो एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं। यहां पे सब प्रबुद्ध लोग हैं, सबको याद होगा 1970 और 80 के दशक में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 2% के आसपास रहती थी, 1.9, 2.1, और इसकी आगे बढ़ती नहीं थी। तो मजाक किया जाता था भारत के बारे में कि इंडिया की ग्रोथ रेट कभी 2% से ऊपर जाएगी नहीं। उसको लोग कहते थे दिस इज ए हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, 2% ही रहेगी। अब मजे की बात यह है कि उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया जब वह पार्टी पावर में आई जिसके ऊपर हिंदूवादी होने का उन्होंने आक्षेप लगाया। हम उसे आक्षेप नहीं मानते, हम तो उसको एडजेक्टिव मानते हैं। तब रेट ऑफ ग्रोथ कितनी? 6%, 7%, आज भी 8.5%। यानी जब वो दौर था जो लोग कहते थे मुझे हिंदू तो समझ में आता है, हिंदुत्व तो समझ में नहीं आता है, तब हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से बहुत नीचे रहती थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, 15%, 20% तक पहुंची और रेट ऑफ ग्रोथ 2% से ऊपर नहीं आती थी। जब से वो लोग सत्ता में आए जिन्हें हिंदुत्व समझ में आने लगा, तब से कभी भी रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन के नीचे नहीं गई। सिर्फ कोरोना काल के 2020 के 6 महीना छोड़ दें तो हम ये कहेंगे वो थी हिंदू ग्रोथ रेट और यह है हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ। ये देश में एक परिवर्तन है जो आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन सारे विषयों को जब तक हम अपने मन में स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे, तब तक हम उस मानसिकता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जो स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। कि मानसिकता और भी बड़े ही तरीके से हमारे दिमागों में बैठा ली जाती है। कहां कहां पर डिवीजन क्रिएट किया जा सकता है, उसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करो, जोड़ने वाली चीज पे नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर भारत में जब से स्वतंत्रता मिली उसके बाद कहा गया हिंदी का प्रयोग करो तो शुद्ध हिंदी मत बोलो। अरे एक कठिन क्लिष्ट हिंदी क्यों बोलना, सरल हिंदी बोलो। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द हो, वो सरल हिंदी है। और धीरे धीरे 3 पीढ़ियों में हमारे दिमागों में बैठा दिया गया कि सरल हिंदी का मतलब जिसमें उर्दू और अंग्रेजी मिक्स्ड हिंदी हो। और इस कारण से हम कई बार मूल तत्व से अलग होते चले जाए। और आप वास्तविकता देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं पहली बार मुंबई आया सन 99 में। एयरपोर्ट पे उतरे तो सबसे पहले लिखा हुआ था छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल। अब बताइए, हिंदी में कहते हैं हवाई अड्डा। हवाई अड्डा ज्यादा अच्छी हिंदी है, विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी। फिर आगे गए तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहां मुंबई में ना रंग शारदा है, उधर जाइए तो लीलावती हॉस्पिटल पड़ता है, तो लिखा हुआ देखा लीलावती रुग्णालय अणिशोधन केंद्र। अब अस्पताल तो हॉस्पिटल का जस्ट चेंज है और रुग्णालय इज अ मच बेटर हिंदी, मगर उसके लिए आपको संस्कृत निष्ठ हिंदी समझी होगी तो बहुत सहजता से आप रुग्णालय क्या है यह भी समझेंगे, विमानतल क्या है यह भी समझेंगे। अभी 15 अगस्त के दिन हम आज तक चैनल पे थे, तो जब प्रधानमंत्री जी का भाषण समाप्त हुआ उसके बाद वो राज्यों का दिखाने लगे, तो अचानक उन्होंने कोलकाता का दिखाना शुरू किया और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। तो वहां उसने क्या बोला? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत निष्ठ हिंदी समझी है तो पुष्प वृष्टि मतलब फूल की बरसात। फिर वो आगे बोलता है अपूर्व दृष्टि, यानी एक अपूर्व दृश्य है। समझने में कोई समस्या नहीं है, मगर उन भाषाओं में आपस में संबंध क्या है, संबंध को स्थापित नहीं करना, तोड़ने की व्यवस्था करना।
एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितंडवाद शब्द प्रयोग किया, तो दिल्ली के जो अंग्रेजी के पत्रकार थे उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडवाद। तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ कि इनको वितंडवाद नहीं पता है, पर उससे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पत्रकार बैठे थे उन्होंने कहा तमिल और तेलुगु दोनों में वितंडवाद शब्द है और एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिसमें हिंदी में प्रयोग होता है। यह मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। आप सोचिए यदि आप शुद्ध हिंदी या संस्कृतनिष्ठ हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपस में कैसे संबंध जुड़ता है। जब संबंध जुड़ता है तो जोड़ने वाले तत्वों की बजाय तोड़ने की व्यवस्था कहां से की जाती है। मुझे याद है कि 2005 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई जब मुंबई में, तब तक प्रमोद महाजन जी जीवित थे। तो हम लोगों की कार्यकारिणी के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो महाराष्ट्र का सबसे प्रख्यात नाटक जानता राजा दिखाया गया। अब जब जानता राजा आप लोगों ने देखा होगा तो जब शुरू होता है तो कौन सा छंद बोला जाता है कि शिवाजी की सेना जब चलती थी तो वो किस प्रकार से चलती थी। वो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, यानी अंग में उमंग धार कर शिवाजी की सेना चलती थी। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सार जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदमद गैबरन में रलत, यानी नगाड़ों का वृहद नाद ऐसा है कि नदी और नाले लहराने लगते हैं। और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। मतलब कि जब वो फैलते हुए जाती है तलहटी के क्षेत्रों में तो एक ऐसा लगता है समुद्र की तरह फैलती जाती है। और जो गज हैं यानी हाथी जब चल रहे हैं तो उनकी जो पैरों की धमक है उससे लगता है सैल यानी पर्वत उछल रहे हैं। और फिर उन हाथियों के पैरों से जो धूल निकल रही है वो इतनी सघन है कि सूर्य, वो कहता तारा सो तरनी धूरी धरा में परत जिमी, यानी सूर्य तारे की तरह लगने लगता है। और फिर कहते थारी पर पारा पारावार यो हलत है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर अभी कभी थाली के ऊपर आप पारे को रख दें, पारा स्थिर नहीं रहता, वो हिलता डुलता रहता है। तो उन्होंने कहा जैसे थाली पे पारा हिलता है, पारावार समुद्र को कहते हैं, उसी प्रकार शिवाजी की सेना रूपी या समुद्र धरती रूपी थाली पर वैसे ही हिलता डुलता नजर आ रहा है जैसे थाली के ऊपर रखा हुआ पारा। इतनी सुंदर उपमा है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या, जब उस नाटक में पूरे लय में यह छंद बोला जाता है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सार जा शिवाजी जंग जीतने चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदमद गैबरन में रलत है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। और तारा सो तरनी धूरी धरा में परती जी में थारी पर पारा पारा वारे हलत है। अब आप देखिए इसका शब्द देखिए, इसकी प्रेरणा देखिए, इसका रिदम देखिए। कोई रैप इसकी बराबरी नहीं कर सकता, ना कोई प्रेरणा दे सकता। रैप तो सिर्फ मजा देता है, ये तो प्रेरणा दे रहा है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये लिखा गया है हिंदी की एक उपभाषा अवधि में और अविभाज्य अंग है मराठी के एक नाटक का। जोड़ने का तत्व नहीं देखना है, तोड़ने का तत्व देखना है। ये जो मैकाले की मानसिकता और मार्क्स की मानसिकता थी और प्रचार माध्यमों ने उसे बड़े व्यवस्थित ढंग से आके हमको स्थापित किया। इन बातों का हमें ध्यान